नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति के टॉपिक के अंदर हमने सामान्य अनुच्छेद की बात कर ली थी, यानी कि आर्टिकल 52 से लेकर लगभग 71 तक के बीच में जो भी राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद हैं उनकी हम चर्चा कर चुके थे। आज उससे आगे बढ़ते हैं और एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं और वो किस प्रकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं और उन शक्तियों का प्रयोग वो समय समय पर करता है। तो हम उनमें से सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो देखिए, सबसे पहली राष्ट्रपति के पास शक्ति है जिसको कहा जाता है कार्यपालिका शक्ति। सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कार्यपालिका शक्ति, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्री परिषद या मंत्री परिषद का गठन करना, प्रधानमंत्री का गठन करना, मंत्रियों का नियुक्त करना, प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद की गठन करना। जितनी भी नियुक्तियां हैं वो सब की सब कहीं ना कहीं आपको कार्यपालिका शक्ति में आपको दिखाई देगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरी जो शक्तियां हैं उस शक्तियों को कहा जाता है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां संसद से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड जितनी भी शक्तियां वो कहीं ना कहीं विधायी शक्तियों में आपको दिखाई देगी। जिस प्रकार से आर्टिकल 85, 86, 87 के अंदर दिखाई देगा, आपको 111 दिखाई देगा, 108 दिखाई देगा, 123 दिखाई देगा। ये सब आर्टिकल कहीं ना कहीं आपको किस में दिखाई देंगे, विधायी शक्तियों में दिखाई देंगे। उसके अलावा वित्तीय शक्तियां आपको दिखाई देंगी। वित्तीय शक्तियां आपको दिखाई देंगी। वित्तीय शक्तियों के अंदर आपको पता होगा धन विधेयक से संबंधित, वित्त विधेयक से संबंधित, आकस्मिक निधि से संबंधित, बजट से संबंधित जो भी कुछ आपको दिखाई देगा वो कहीं ना कहीं वित्त आयोग से संबंधित, ये सब कैग की रिपोर्ट से संबंधित, ये कहीं ना कहीं वित्तीय शक्तियां आपको राष्ट्रपति के रूप में दिखाई देगी। इसके अलावा अन्य शक्तियां हो सकती हैं। अन्य शक्तियों में आपके पास आपातकालीन शक्तियां आ सकती हैं, सविवेक की शक्तियां आ सकती है, न्यायिक शक्तियां आ सकती है, सैन्य शक्तियां आ सकती है, कूटनीति शक्तियां आ सकती है। इन शक्तियों पर भी हम क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति। तो देखिए, मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि आर्टिकल 53 क्या कहता है। आर्टिकल 53 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास सारी की सारी कार्यपालिका शक्तियां होंगी। राष्ट्रपति उन कार्यपालिकाओं की शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं या अधिनिष्ठों के माध्यम से करेगा। तो अधिनिष्ठ क्या दिखाई देगा, तो समझ में आ गया। 53 के अंदर कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, इसी को जोड़ करके अलग से नहीं पढ़ा जाता, इसके साथ ही पढ़ा जाता आर्टिकल 74 कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। मंत्री परिषद जो भी सलाह राष्ट्रपति को देगी उसकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। उसने क्या सलाह राष्ट्रपति को दी है इसकी कोई जांच कहीं पर भी नहीं हो सकती है। ध्यान रखिए, गोपनीय चीज है। राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के द्वारा क्या सलाह दी गई है इसकी कोई न्यायिक जांच कभी भी नहीं हो सकती। किसी अथॉरिटी के पास ये राइट्स नहीं है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। 75 मंत्री एवं प्रधानमंत्री की नियुक्ति
आगे हम प्रधानमंत्री में इसको डिटेल से पढ़ेंगे 74 से। लेकिन यहां पर बेसिक कार्यपालिका शक्ति का मतलब राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा उस कार्य को लेकर उसकी जो अथॉरिटी है, जिसके साथ वो मशवरा करके या सलाह लेके काम करेगा, उस पर चर्चा करें। तो 75 में जितने भी मंत्री हैं और साथ साथ में प्रधानमंत्री, उनकी नियुक्ति की जानकारी दी गई है। मंत्री की नियुक्ति कह दूं या प्रधानमंत्री की नियुक्ति कह दूं, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। जो रूल मंत्री के ऊपर लागू होगा वो प्रधानमंत्री के रूप में भी लागू होगा। बस फर्क क्या है, मंत्रियों में वो प्रधान है इसलिए उसको प्रधानमंत्री कहा गया है। लोकसभा का सदस्य हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक चीज जान के बहुमत दल का नेता होता है। समझ में आ गई बात। तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, मंत्रियों में प्रधान, प्रधानमंत्री, पहली बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 76 आपको दिखाई देगा। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति मुख्य रूप से नियुक्तियों से संबंधित है। ठीक है, 76 में आपको दिखाई देगा महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, वो भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यह राष्ट्रपति की अथॉरिटी के अंदर आता है, इसको ध्यान रखिएगा। 77 जितने भी कार्य होंगे, संघ कार्यपालिका के जितने भी कार्य होंगे वो सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। पहली चीज, सभी कार्य किसके नाम से होंगे? राष्ट्रपति के नाम से होंगे। सेकंड, राष्ट्रपति जो भी मंत्री हैं उनके जो विभाग है, विभाग के लिए नियम बना सकता है। रूल ऑफ बिजनेस, जो भी विभाग होंगे उनके नियमों का आवंटन करने का अथॉरिटी किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। तो जो भी मंत्री उनके विभाग जो हैं उनके नियम जो होंगे वो कौन बनाएगा? रूल ऑफ बिजनेस कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। जो भी पूरे संघ की जो कार्यपालिका होगी उसके जितने भी कार्य होंगे वो किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। तो ये कुछ जानकारियां आपको होनी चाहिए। इसके अलावा भी हो सकता है 78 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधायी और प्रशासनिक जानकारी मांग सकता है। जानकारी को मांगना, यह भी कार्य किसमें आएंगे? कार्यपालिका। यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कह सकता है कि मुझे ये सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं। कौन कौन सी? प्रशासनिक और विधायी जानकारी मांग सकता है कौन? राष्ट्रपति। किससे? प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री को वो देनी चाहिए। समझ में आ गई बात। ये कार्यपालिका शक्ति। इसके अलावा अन्य नियुक्तियों की बात करें तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है राज्यपाल की नियुक्ति या फिर उपराज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 239 में इसकी नियुक्ति है और 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। इसके अलावा अंतर्राज्य परिषद का गठन भी राष्ट्रपति करेगा। इसका गठन भी राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा जितने भी विभाग हैं, ओबीसी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, इन सब के आयोगों की संवैधानिक या गैर संवैधानिक आयोगों के, वित्त आयोग, भाषा आयोग, इन सब के आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण घटना यही है कि राष्ट्रपति के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण पदों पर सर्वाधिक नियुक्तियां की जाती है। ये नियुक्तियां ही राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं कार्यपालिका शक्ति प्रदान करती हैं। वो मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, वो कैग की नियुक्ति करता है, वो राज्यपालों की नियुक्ति करता है, वो उपराज्यपालों की नियुक्ति करता है, वो राजदूतों की नियुक्ति कर रहा है, वो अम्बेसडर की नियुक्ति करता है। समझ में आ गई बात। वो तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति। तो ये सब जितने भी हैं, ये जितनी भी नियुक्तियां कहीं ना कहीं की जाती है, वो नियुक्तियां कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगी। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति आपको दिखाई देगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जितनी भी है, यूपीएससी इसमें हो गया, एनएचआरसी इसमें हो गया। समझ में आ गई बात।
ये सब की नियुक्तियां कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। करेगा किसकी सलाह पर? पहले ही लिख दिया, मंत्री परिषद की सलाह पर। यह ध्यान रखिएगा, सलाह क्या नहीं होगी, सलाह किसी जांच के दायरे में नहीं आएगी। तो ये कुछ ना कुछ आपको कार्यपालिका शक्ति दिखाई देगी। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में। ये आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। पहली चीज, इन पे थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे हम आगे चलकर। जब हम क्या पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ेंगे, तो 74, 6, 7 और 8, इन चारों पांचों के बारे में डिटेल से और जानकारी पढ़ेंगे जब प्रधानमंत्री। अभी हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो आपको दिखाई देगा, कौन? विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। पहले तो विधायी शक्तियों में एक चीज ध्यान रखें, राष्ट्रपति संसद का अंग है। किसका अंग है? और संसद की जानकारी किस में है? आर्टिकल 79 में। 79 में आपको अनुच्छेद में किसकी जानकारी मिलेगी? राष्ट्रपति, वो संसद की जानकारी मिलेगी। और संसद का एक सदस्य है, कौन? राष्ट्रपति। पहली चीज। अनुच्छेद 80 के अंदर, अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना। धारा 2, अगर धारा भी लिखना चाहते हो तो 80 धारा 2 के अंदर राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या करेगा? मनोनीत करेगा। व्यवस्था कहां से ली गई है? एक चीज तो ये ध्यान रखो, ये सदस्य कितने हो सकते हैं? कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये कौन कौन से क्षेत्र से होते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान और सेवा। इन 4 क्षेत्रों से क्या होते हैं? शामिल किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में विशेष इनके द्वारा योगदान किया जाता है। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा में मनोनीत करता है। यह आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में यहां से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 क्या कहता है उसको समझिए। राष्ट्रपति जो है वो संसद का जो सत्र है उस सत्र को आहूत करना, सत्रावासन करना या सत्रावसान करना और विघटन करना। ये तीनों अथॉरिटी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। एक धारा 2 के और ये धारा 2 है, इसको याद रखिएगा। किसी भी सत्र को प्रारंभ करना, सत्र को प्रारंभ करना, सत्र को समाप्त करना और साथ साथ में लोकसभा को भंग करना या विघटित करना जब उसके पास बहुमत ना हो, या फिर मंत्री परिषद की सिफारिश पर लोकसभा को क्या करना? विघटित करना। ये तीनों अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ध्यान रखिएगा स्पेशल। सत्र को आहूत करना, बुलाना, सत्रावसान करना, सत्र को समाप्त करना, विघटन करना, लोकसभा को भंग करना, ये सारी चीजें किसने के पास है? राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल किसमें? 85 के अंदर दे रखी है। ध्यान रखिएगा। एक चीज और इसमें मैं बता देता हूं, संसद जो भी सत्र होता है उस सत्र को समाप्त कौन करेगा? समाप्त राष्ट्रपति करेगा। लेकिन उस सत्र का स्थगन अध्यक्ष करेगा, सदन का अध्यक्ष। अब सत्र को समाप्त करना या समापन करना या सत्रावसान करना और स्थगन में अंतर है। सत्र का सत्रावसान करने का मतलब होता है वो पूरा सत्र समाप्त हो जाएगा, उसकी बैठकें भी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। स्थगन का मतलब है सत्र तो चल रहा है लेकिन वर्तमान में उसकी बैठक को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। आपने देखा होगा कि 2 बजे तक बैठक स्थगित कर दी, कल तक के लिए बैठक स्थगित कर दी जब सत्र चल रहा होता है। तो यह निर्णय कौन लेता है? राज्यसभा के अंदर जो पीठ पर बैठा होता है वो लेता है, या लोकसभा के अंदर जो पीठ पर बैठा होता है वो लेता है। यानी कि उस सदन के अपने अपने अध्यक्ष और सभापति ये निर्णय लेते हैं कि सदन की बैठक को कब स्थगित किया जाए। स्थगित करने का मतलब बैठक को स्थगित करना
और सत्रावसान या समाप्त करने का मतलब पूरे के पूरे सत्र को समाप्त करना। उसमें बैठ के भी क्या हो जाती है, शामिल हो जाती हैं। यहां पर बैठ के शामिल होंगी, सत्र शामिल नहीं होगा। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा, ध्यान एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। 85 के बाद अनुच्छेद आता है 86। आर्टिकल 86 क्या कहता है उसको समझिए। आर्टिकल 86 कहता है राष्ट्रपति का अभिभाषण संसद में अभिभाषण व संसद को संदेश भेजने का अधिकार। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहां पर एक शब्द प्रयोग में लिया गया अधिकार, ये स्पेशल है, कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। संसद में अभिभाषण करना, अभिभाषण, अब इसका क्या है ये समझिए। कोई ऐसा इशू जिसके अंदर दोनों सदनों में कोई मामला राष्ट्रहित का है और वो लंबित पड़ा है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अभिभाषण करेगा। अभिभाषण के लिए क्या करेगा कि उनको मैसेज भेजेगा सदन को मैसेज जो भेजेगा वो राष्ट्रपति के थ्रू लोकसभा अध्यक्ष, कौन, लोकसभा अध्यक्ष सदन को बताएगा क्या कि राष्ट्रपति के द्वारा एक अभिभाषण दिया जाएगा और वो उम्मीद करेगा कि वो सभी सदस्य उसमें क्या हो, उपस्थित हों, क्योंकि कोई मामला ऐसा है जो लंबित पड़ा है दोनों के सदनों में, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण मामला दिखाई देता है, राष्ट्रहित का कोई मामला है। तो इसमें अभिभाषण के अंदर वो एक सदन को भी संबोधित कर सकता है और एक साथ समवेत किए हुए दोनों सदनों को भी संबोधित कर सकता है, और वो उम्मीद करता है कि सारे के सारे सदस्य उसमें उपस्थित हों। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो अभिभाषण है वो एक सदन को भी दे सकता है और एक साथ दोनों जुड़े हुए संसद के समेत समवेत सदस्यों को भी दे सकता है, और ये उम्मीद करता है कि वो सारे सदस्य आए। ऐसा क्यों करेगा वो, कोई ऐसा मामला जो दोनों सदनों में काफी लंबे समय तक लंबित पड़ा है उसको लेकर चर्चा कर सकता है। ठीक है, इस तरह का जो अभिभाषण होगा वो केंद्रीय परिषद के या मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाएगा। और जो ये संदेश भेजने का जो अधिकार है वो लोकसभा के अंदर कौन बताएगा, लोकसभा को ये बताएगा लोकसभा स्पीकर के राष्ट्रपति के द्वारा क्या भेजा गया, संदेश भेजा गया है, ये जानकारी कौन देगा, स्पीकर देगा, किसको, लोकसभा को। ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब कोई मामला ऐसा है जो काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है। अब इसके बाद आता आर्टिकल 87। एट्टी सेवन के अंदर है विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति दोनों सदनों को, किसको, दोनों सदनों को ज्वाइंट रूप से एक साथ समवेत करके क्या देगा, अभिभाषण करेगा। समझ में आ गई बात। ये अब ये व्यवस्था कब होती है, जब नई सरकार का गठन होता है। तो नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला सत्र जो होता है वो वहां पर विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है दोनों सदनों को, या फिर जब भी बजट सत्र प्रारंभ होता है उस बजट सत्र के पहले प्रारंभ के अंदर विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। यहां पर दोनों के विशेष अभिभाषण है वो विशेष परिस्थिति में ही होगा। कौन सी विशेष परिस्थिति होगी, नई सरकार का गठन होने के बाद पहला जो सत्र या पहली बैठक जो है, दूसरा कि बजट का जो सत्र प्रारंभ हो रहा उससे पहले पूर्व, ये दोनों विशेष परिस्थितियों के अंदर राष्ट्रपति दोनों सदनों को समवेत रूप से एक साथ क्या करेगा, अभिभाषण देगा। ये आपको स्पेशल दोनों के अंतर समझना है। यहां पर जो दे रहा है वहां पर और इनमें अंतर यह है कि यहां पर एक विशेष कंडीशन है, नई सरकार के गठन होने के बाद पहला सत्र और दूसरा बजट सत्र प्रारंभ होने से पूर्व, ये दोनों यहां पर विशेष अभिभाषण उसी समय दिया जाएगा। यहां पर जो अभिभाषण है वो विशेष नहीं है, उसको केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाएगा। और कोई ऐसा मामला जो पेंडिंग पड़ा है दोनों सदनों में काफी लंबे समय तक, तो संसद को मैसेज भेज सकता है, संदेश भेज सकता है, अधिसूचना जारी कर सकता है या उनको कुछ भी जानकारी दे सकता है। तो ये दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए, डिफरेंस आपको ये दिखाई देगा। तो 85, 86 और 87 में आपको ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति आपको दिखाई देगी। इसके अलावा जो विधायी शक्ति है सबसे महत्वपूर्ण वो समझिए, अनुच्छेद
108, अनुच्छेद 108। 108 एक संयुक्त अधिवेशन है। कैसा है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन है। व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से व्यवस्था ली गई। अब संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाएगा, तो आप इस नंबर को ही समझ लो। जैसे ये नंबर आपके दिमाग में आता है तो आपको एक शब्द याद आता है, एम्बुलेंस, इमरजेंसी। सेम वो यही नंबर है 108। ऐसी कोई परिस्थितियां जिसके अंदर एक सदन से कोई विधेयक पास हो गया, वो दूसरा सदन उसको पास नहीं करे, उस पर कोई निर्णय ना दे। एक सदन ने कुछ ऐसे संशोधन कर दिए जिसको दूसरा सदन स्वीकार नहीं कर रहा। एक सदन के अंदर जो मामला चल रहा है, दूसरा सदन भी उसको रोके रखा है। ऐसा जब गतिरोध पैदा हो जाए दोनों सदनों के अंदर, तब उन दोनों सदनों के गतिरोध को दूर करने के लिए क्या बुलाया जाएगा? जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। फिर बता रहा हूं, एक सदन से पास हो गया, दूसरा सदन उस पर निर्णय ना दे रहा हूं। एक सदन में पास हो गया, दूसरा सदन उस पर निर्णय देने के संशोधन के लिए तैयार हो। एक ऐसा जिस पर एक में जो सदन ने संशोधन कर लिया, दूसरा कह रहा है ये संशोधन हो ही नहीं सकते हो। ठीक है, इनको लेकर कहीं ना कहीं दोनों के बीच में गतिरोध पैदा हो गया और संसद का सत्र कहीं चल ही नहीं रहा है, मामला फंस चुका है। तो उस सॉल्यूशन के लिए क्या बुलाई जाती है? संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा कौन? बुलाएगा राष्ट्रपति, पहली चीज। और अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा स्पीकर। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। उसका अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा। ध्यान रखिएगा, इसकी जो अध्यक्षता है उसके लिए जो विधि है वो 100 आर्टिकल 18 के अंदर दे रखी है, ये भी ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाएगा, राष्ट्रपति उसको क्या करेगा? समाप्त करेगा। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा। संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाएगा? जब गतिरोध पैदा हो गया हो किसी विधेयक को लेकर, किसी मामले को लेकर, और जस का तस मामला फंसा हुआ, तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। भारत के इतिहास में, भारतीय इतिहास में अब तक 3 बार जॉइंट सेशन बुलाया गया। कितनी बार बुलाया गया? 2 बार बुलाया गया, 3 बार ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, दहेज विधेयक को लेकर, (1961) में, 1961 के अंदर यह बुलाया गया। अब 1961 में आपको पता होगा राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पीएम कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो पहली बार जॉइंट सेशन अब बुलाया गया। दूसरा जो जॉइंट सेशन है, बैंकिंग विधेयक को लेकर बुलाया गया। बैंकिंग विधेयक को लेकर 78 के अंदर, 77 में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और प्रधानमंत्री आपको पता है देश के पहले गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और तीसरी बार जो बुलाया गया आपको पता होगा, तीसरी बार पोटा कानून, आतंकवाद विरोधी कानून को लेकर बुलाया गया था 2002 में। कौन था राष्ट्रपति? आपको पता है कलाम, अब्दुल कलाम जी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी।
आज तक भारत के इतिहास में 3 बार ज्वाइंट सेशन हुआ है, तीनों की जानकारी मैंने आपको दे दी। राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रहा हूं, इन तीनों के अंदर एक व्यक्ति हमेशा कॉमन रहा, उसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। तो एक व्यक्ति तीनों के तीनों जॉइंट सेशन के अंदर उपस्थित था, उसका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 108 आपातकाल की स्थिति क्यों होगी। आपातकाल कौन सा आपातकाल, जब संसद के अंदर आपातकाल, संसद के अंदर आपातकाल का मतलब गतिरोध पैदा हो गया है, किसी भी इशू पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, जस तस है, किसी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में आपस के अंदर कहीं ना कहीं विवाद है, कोई संशोधन चाह रहा है, कोई संशोधन नहीं चाह रहा है, कोई पास कराना चाह रहा है, कोई पास कराना नहीं चाह रहा, कुछ उसमें अमूल तुमूल, उसको लेकर जॉइंट सेशन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा, समाप्त भी राष्ट्रपति करेगा, अध्यक्षता हमेशा लोकसभा स्पीकर करेगा, जिसकी जानकारी 118 में दे रखी है। अब तक 3 बार जॉइंट सेशन बुलाया गया है, 1961, 1977 और 2022। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में यहां से बार बार कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आर्टिकल 108 के बाद सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल का नाम है 111। कौन सा, 111, जिसके अंदर राष्ट्रपति के पास विधेयकों की अनुमति से लेकर क्या दी गई है, ताकत दी गई है, अधिकार दिया गया है, जहां पर आप कई सारी शक्तियां देखोगे, ठीक है। तो अब उसके बाद उस अगले टॉपिक पर हम चर्चा प्रारंभ। 111 भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछा जाता है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसमें से भी क्वेश्चंस आने की सर्वाधिक संभावनाएं आपको नजर आएंगी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, 108 के बाद 111। 108 में एक चीज और याद रखिएगा, वो क्या है कि 108 जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसमें जो भी पास किया जाता है विधेयक, वो साधारण बहुमत से पास किया जाता है। ये एक चीज और इसमें याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन में जो पास किया जाता है वो साधारण बहुमत से। ये एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है। तो 108 की हम बात कर चुके हैं। 108 के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है अनुच्छेद 111, यानी कि 111। 111 क्या कहता है, 111 राष्ट्रपति को विधेयकों के ऊपर जो भी विधेयक पेश किए जाते हैं, उन विधेयकों को जो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां उन विधेयकों को लेकर, उस पर बात की गई। यानी कि जो भी बिल पेश किया जाता है, विधेयक की स्वीकृति, लोकसभा राज्यसभा से जब बिल पेश हो जाता है, और बिल पेश होने के बाद उन पर चर्चा होने के बाद, उन पर अगर वोटिंग की आवश्यकता, वोटिंग होने के बाद, वो सब कुछ होने के बाद जब उसे हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास क्या अथॉरिटी उसमें बसती है, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, विधेयक पर जब अथॉरिटी की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के पास मुख्य रूप से 3 अथॉरिटी हैं। पहला, जो भी विधेयक भेजा गया उसको स्वीकृत कर सकता है। दूसरा, स्वीकृत से मना कर सकता है। और तीसरा, पुनर्विचार के लिए भेजना, पुनर्विचार हेतु भेजना। ये 3 अथॉरिटी है, या तो उसको स्वीकृत करेगा, साइन करके भेज देगा, या उसको स्वीकार नहीं करेगा, आ गया है, उस पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेगा, कोई निश्चित जवाब नहीं देगा, और तीसरा, या फिर उसे पुनः लौटा देगा। तो 3 अथॉरिटी है किसके पास, राष्ट्रपति के पास, किसको लेकर, विधेयकों को लेकर। पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी। दूसरी, जब ये 3 है तो राष्ट्रपति के पास इसी के अंतर्गत कुछ वीटो पावर दे रखी है। साथ साथ में वीटो पावर दे रखी है। वीटो पावर का मतलब निषेधाधिकार।
यानी कि राष्ट्रपति को मना करने की अथॉरिटी, किसी भी विधेयक पर वीटो करने की अथॉरिटी यहां पर दे रखी है। तो यहां पर राष्ट्रपति के पास वीटो की बात करें तो वीटो पावर भी मुख्य रूप से 3 प्रकार की है। फर्स्ट है निलंबनकारी, निलंबनकारी वीटो। सेकंड अत्यंतिक वीटो और थर्ड पॉकेट वीटो। ये आपको याद रखनी है। 3 प्रकार के तो विधेयकों को लेकर उसके पास, राष्ट्रपति के पास वो कर सकता है, और 3 ही उसको वीटो पावर दे रखी है राष्ट्रपति के पास। तो ध्यान रखिएगा, स्वीकृत कर सकता है, स्वीकृति से मना कर सकता है, और तीसरा क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, पहली चीज। दूसरा निलंबन कर सकता है। निलंबन का मतलब एक बार उसे वापस पुनर्विचार के लिए भेजना। निलंबन का मतलब क्या होगा, पुनर्विचार हेतु भेजना। किसी भी विधेयक को वापस मंत्री परिषद को पुनर्विचार के लिए लौटा देना क्या कहलाएगा, निलंबनकारी वीटो कहलाएगा। अत्यंतिक वीटो स्पष्ट तौर पर मना करना, और पॉकेट वीटो का मतलब का जिसके ऊपर न तो हा और ना, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं देना, न तो यस और ना नो, उसको पॉकेट वीटो के रूप में माना जाता है। समझ में आ गई बात। तो 3 प्रकार की तो ये है, 3 प्रकार की ये है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, पहले चीज को समझ लो। साधारण विधेयक कौन सा, जो साधारण विधेयक होगा उस पर राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की स्वीकृति होगी, 3 स्वीकृति हो सकती है। लेकिन दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई मामला ऐसा है जो संविधान संशोधन का है, और साथ साथ में कैसा है, धन विधेयक से संबंधित है, तो उस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार नहीं कर सकता। पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता किसको, अगर कोई ऐसा विधेयक लाएगा जो संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण है या फिर वो धन विधेयक से रिलेटेड है। अगर इस प्रकार का कोई विधेयक लाया गया तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। अब आप कहोगे क्यों नहीं लौटा सकता, जब ऊपर शक्ति दे रखी है। इसलिए नहीं लौटा सकता, इसका कारण ध्यान रखना, जो धन विधेयक है वो तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया गया। समझ में आ गया, यानी कि पेश होने से पूर्व, लाने से पूर्व राष्ट्रपति की क्या ले ली, स्वीकृति ले ली। जब राष्ट्रपति की लाने से पूर्व स्वीकृति ले ली तो राष्ट्रपति उसको क्यों मना करेगा, पहली चीज। दूसरी संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन तो स्पष्ट कह दिया गया, 24वां संविधान संशोधन 1971 में राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया। राष्ट्रपति बाध्यकारी किसके लिए, संविधान संशोधन के लिए, कि संविधान संशोधन जो विधेयक लाया जाएगा राष्ट्रपति उसको लौटा नहीं सकता, बाध्यकारी है, राष्ट्रपति को उसको स्वीकार करना पड़ेगा, यानी कि उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, उसको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। तो दोनों चीजें मैं आपको बता दिया कि संविधान संशोधन क्यों बाध्यकारी है, क्योंकि उसको स्पेशल संशोधन के तहत ये दिया गया। और धन विधेयक क्यों है, क्योंकि धन विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति से पूर्व क्या ले ली गई, अनुमति ले ली गई। तो इन दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब निलंबनकारी वीटो या अत्यंतिक वीटो या पॉकेट वीटो का इस्तेमाल भारत में किसी राष्ट्रपति ने किया है, ये अब तक किया है तो किसने किया है और किस मामले में किया, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। जो निलंबनकारी वीटो है, इस निलंबनकारी वीटो का प्रयोग के.आर. नारायणन ने किया और साथ साथ में ए.पी.जे. कलाम ने किया। इन दोनों राष्ट्रपतियों ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया था। के.आर. नारायणन के समय जब राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई तो उन्होंने उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया।
एपीजे के ऊपर जब सांसदों की अयोग्यता से संबंधित कोई मामला आया तो उसने उसको वापस लौटाने की स्वीकृति वापस लौटा दिया, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। तो दो शक्तियों का प्रयोग, दो राष्ट्रपतियों ने कौन सी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया? निलंबनकारी का। अत्यंतिक वीटो की बात करूं तो अत्यंतिक वीटो का प्रयोग सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू मामले में सबसे पहले अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया। पंजाब ना होकर वो पेप्सू स्टेट कहलाता था, उस समय पटियाला स्टेट के नाम से जाना जाता था, उसको लेकर जो लाया गया उसको पुनर्विचार के लिए अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया, उसको स्पष्ट मना कर दिया। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तीसरा और लास्ट था वो है पॉकेट वीटो। कौन सा वीटो? पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने किया। ज्ञानी जेल सिंह ने किया 1986 में किया, ठीक है। और किसको लेकर? डाक तार बिल को लेकर। पॉकेट वीटो का मतलब उसको जेब के अंदर रख लिया, ना तो उस पर यस किया ना उस पर नो किया। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई स्पष्ट आलेख नहीं है कि राष्ट्रपति कितने दिन में स्वीकृति देगा। समझे? सामान्यतः राष्ट्रपति 10 दिन में स्वीकृति दे देता है, लेकिन जब नहीं देता है तो यह मान लिया जाता है उसने कहीं ना कहीं इस पावर का यूज किया है। किसका? पॉकेट वीटो का। तो 3 प्रकार की वीटो है: निलंबनकारी वीटो, पुनर्विचार के लिए लौटाना; अत्यंतिक वीटो, स्पष्ट मना कर देना; और पॉकेट वीटो, जेब के अंदर रख लेना, ना तो यस या नो। निलंबनकारी का प्रयोग के.आर. नारायणन ने बिहार और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के समय किया गया। कलाम के द्वारा अयोग्यता के मामले में किया गया 2006 में। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू, जो उस समय पंजाब की जगह नाम था पटियाला, उसको लेकर जो बिल लाया गया उसमें अत्यंतिक वीटो का प्रयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, देश के सबसे पहले राष्ट्रपति ने किया। और पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया। तो ये कुछ पावर्स है 111 को लेकर। किसको लेकर? 111 को लेकर आपको याद रखना है। ऐसी पावर्स राज्यपाल के अंदर है आर्टिकल 200 के अंदर। किसमें? आर्टिकल 200। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड, ठीक है। अब 111 के बाद एक लास्ट और विधायी शक्ति आती है। आपको पता होगा वो विधायी शक्ति कौन सी है? एक 111 के बाद अब विधायी शक्तियों में एक लास्ट और अंतिम अनुच्छेद आता है। उस अनुच्छेद की बात करें तो वह अनुच्छेद कौन सा है? वह अनुच्छेद है 1, 2, 3। गिनती याद रखिएगा, 1, 2, 3, ठीक है। 1, 2, 3 को उल्टा लिख दीजिए, ध्यान रखिएगा। अगर 2, 1, 3 लिखते हो तो ये राज्यपाल की हो गई, इसको याद रखिएगा। लेकिन हम अभी किसकी पढ़ रहे हैं? राष्ट्रपति की, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, करने की शक्ति, ठीक है। अब राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसमें दे रखी है। तो अध्यादेश क्या होता है? पहली चीज तो ये ध्यान रखें, नाम को ही पकड़ लो। अध्यादेश का मतलब आधा आदेश, और आधा आदेश का मतलब जिसमें केवल राष्ट्रपति की सहमति होगी। आधा हो गया क्यों? क्योंकि कोई भी जो कानून होता है, कोई भी आदेश जो होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति। लेकिन यहां पर कहा गया अध्यादेश, आधा आदेश, यानी कि जिसको केवल राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है उसे अध्यादेश कहा जाता है। पहली बात ध्यान रखिएगा। अब आधा आदेश क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि ना तो लोकसभा से पास हुआ ना राज्यसभा से पास हुआ, इसलिए अध्यादेश कहा जा रहा है। ऐसा क्यों करा गया? कोई संसद का एक सदन सत्र में ना हो या दोनों ही सदन सत्र में ना हो और किसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने की या किसी महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने की तुरंत आवश्यकता हो, कोई आपात स्थिति हो, कानून की बहुत इमरजेंसी हो, तो ऐसी अर्जेंसी में राष्ट्रपति को एक अथॉरिटी दे रखी है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? एक अध्यादेश जारी करेगा और उस अध्यादेश को
वही शक्ति प्राप्त होगी जो एक सामान्य कानून को प्राप्त होती है। कानूनी शक्ति, ध्यान रखिएगा, इसको भी वैसी विधिक या कानूनी शक्ति प्राप्त होती है जैसे सामान्य बिल को जो पास किया जाता है उसको अथॉरिटी होती है, सेम ऐसी की ऐसी राष्ट्रपति के पास होती है। पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी, ये 6 माह और 6 सप्ताह तक प्रभाव में रह सकता है। अब 6 माह 6 सप्ताह क्यों दे रखा उसको समझ लीजिए। संसद का कोई भी सत्र चलता है तो संसद के 3 सत्र होते हैं, तो 3 जब सत्र होंगे तो 4-4, 8 या 5-5 महीने, 4-4 महीने, इसके अंदर बीच में गैप हो जाएगा। 6 माह का मतलब 6 माह के अंदर संसद का कोई ना कोई सत्र अवश्य स्पेशल आएगा। समझ में आ गया? इसका कहने का मतलब यह है जब भी कोई नेक्स्ट सत्र आएगा उस नेक्स्ट सत्र के 6 सप्ताह के भीतर, कितने 6 सप्ताह के भीतर, समझ में आ गया, उस बिल को, उस अध्यादेश को क्या कराना पड़ेगा, संसद के दोनों सदनों से पास करवाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी नया सत्र आएगा उस सत्र की पहली बैठक से, कितनी बैठक से, पहली, अगर दोनों सत्र 2 बैठकें हैं, दोनों सदनों में अलग अलग बैठक है, तो एक सत्र जैसे लोकसभा के अंदर 5 तारीख को शुरू हो रही है, राज्यसभा में 8 तारीख को शुरू हो रही है, तो 8 तारीख से जो बाद में शुरू हो रही है उस तारीख से 6 सप्ताह, कितने 6 सप्ताह के अंदर अंदर आपको वो जो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया उसे दोनों सदनों से पास करवाना पड़ेगा। पहली बात, अगर वो पास नहीं करवाते हैं तो पास नहीं करवाओगे तो वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो जो अध्यादेश जारी किया गया उसकी अधिकतम सीमा कितनी है, 6 माह 6 सप्ताह। 6 माह तो जब तक सत्र नहीं है, और जब सत्र प्रारंभ हो गया तो उसके 6 सप्ताह के भीतर ही आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर स्वीकृति या अस्वीकृति करनी ही पड़ेगी। अगर उसको परमानेंट चाहते हो तो उसको संसद के दोनों सदनों से क्या करवाना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा, अन्यथा वो समाप्त हो जाएगा। तो ये अध्यादेश है। अध्यादेश लाया क्यों जाता है, संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो या सत्र चल रहा हो तो एक सदन प्रभाव में नहीं हो, ऐसी स्थिति में लोकसभा भंग हो, ऐसी स्थिति के अंदर जब कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ गई हो, तुरंत कानून की आवश्यकता हो, सेशन बुलाना संभव ना हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति को यह अथॉरिटी दी गई है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। यह ध्यान रखिएगा। एक और फैक्ट याद रखिए, फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए। पहली चीज तो ये याद रखिएगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, 44वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि जो भी अध्यादेश जारी किए जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकेगी। ध्यान रखिएगा, 2-3 संशोधन आपको याद रखने। विधेयक को स्वीकृति को लेकर क्या कहा गया, 42वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया कि राष्ट्रपति किसी भी जो विधेयक लाया जाएगा उसको स्वीकृत करना ही पड़ेगा। ठीक है, 42वें में ये लिया है। 44वां जब लाया गया तो 44वें में राष्ट्रपति को एक अथॉरिटी ये दे दी गई, एक बार राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, लेकिन दोबारा से अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद उसको वापस भेजती है, अब राष्ट्रपति बाध्यकारी हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान संशोधन वाला जो अथॉरिटी है वो तो 24वें में है, लेकिन किसी भी विधेयक को अगर वो वापस पुनर्विचार के लिए लौटाना चाहता है तो 44वें संविधान संशोधन में अथॉरिटी दी गई, एक बार राष्ट्रपति उसको वापस लौटा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उसका जुडिशनल रिव्यू किया जा सकता है। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि ऐसा ना हो कि अध्यादेशों का राज चलने लग जाए, सरकार मनमानी करे अपने लिए कुछ भी। एक तरीके का अध्यादेश का मतलब क्या, बैक गेट है, जहां फ्रंट में नहीं आ सकते पीछे से आ सकते हो। जैसे लोकसभा राज्यसभा है ना, तो लोकसभा फ्रंट गेट है, राज्यसभा बैक गेट है। जो लोकसभा से जीत कर नहीं आता उसको राज्यसभा से ले लिया जाता है। सेम ऐसे जो सामने से पास ना हो सके उसको राज्यसभा के दरवाजे से अध्यादेश के दरवाजे से लाया जा सके, तो ये बैक गेट है। इसका ज्यादा उपयोग ना हो, विपरीत परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी किया जाए, इसलिए इसकी न्यायिक समीक्षा रखी गई। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। हमने पढ़ ली, कंप्लीट हो गई। कहां से थी,
80, 85, 86, 87, 108, 111 और 123। इसमें हमने राष्ट्रपति की क्या पढ़ी, राष्ट्रपति की अध्यादेश विधायी शक्तियां हमने पढ़ ली। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। इसमें से भी एग्जाम्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कोई ना कोई आने की संभावनाएं बनी रहती है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, अब राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति समाप्त हो गई। अब करते हैं वित्तीय शक्तियां। देखिए, वित्तीय शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है, सबसे पहले वो आती है 109 धन विधेयक। कौन सा विधेयक? धन विधेयक जो है उसकी स्वीकृति राष्ट्रपति से ली जाती है और पूर्व में ले ली जाती है। इसलिए मैंने कहा धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता। स्पेशल ध्यान के 109 में धन विधेयक की जानकारी दे रखी है। हाँ, धन विधेयक है या नहीं आगे चलकर बात करेंगे। इसको प्रमाणित लोकसभा स्पीकर करता है। 109 की ये बात कही। उसके बाद एक आर्टिकल आता है 112, वित्तीय वार्षिक विवरण। बात करूं शॉर्टकट में, बजट। राष्ट्रपति के नाम से देश का वित्त मंत्री क्या पेश करता है? बजट पेश किया जाता है। तो यह अथॉरिटी भी किसके पास है? राष्ट्रपति के, यानी कि राष्ट्रपति के नाम से ही बजट पेश किया जा रहा है। स्पेशल इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। अनुच्छेद 113 जो अनुदान की मांग, केंद्र सरकार जो अनुदान की मांग करती है वो भी राष्ट्रपति से स्वीकृति लेने के बाद अनुदान की मांगों को स्वीकार किया जाता है या अनुदान की मांग रखी जाती है। उससे पूर्व राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ती है? स्वीकृति लेनी पड़ती है। ग्रांट, किसी भी तरह का अगर आपको ग्रांट लेना हो तो राष्ट्रपति से पूर्व क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। स्पेशल आपको ये याद रखना है। वित्तीय शक्ति, इसके अलावा वित्तीय शक्ति की बात करें तो एक निधि होती है 267, आकस्मिक निधि कहा जाता है। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि का मतलब ऐसी निधि जो इमरजेंसी हो, इमरजेंसी फंड। दो तरह की निधि होती है, एक संचित निधि और एक आकस्मिक निधि। संचित निधि में से कुछ धन को रख लिया जाता है आकस्मिक निधि में, और उस आकस्मिक निधि पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। ध्यान रखिएगा, समझने के लिए ध्यान रखिएगा। गुल्लक नहीं होती घर में। मूल जो पैसा आता है अपने पास, घर में जो पैसा आता है उसमें से कुछ पैसा हम गुल्लक में रख लेते हैं। अब क्यों रखते हैं गुल्लक में? कि इमरजेंसी के अंदर उस गुल्लक का प्रयोग किया जा सके। सेम वैसे ही है, जो भी जितना भी टैक्स का कलेक्शन आता है वो सारा संचित निधि में आता है। उस संचित निधि में से एक पैसा, लगभग पैसा, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर कहाँ रख लिया जाता है? आकस्मिक निधि में। यानी कि 500 करोड़ रुपया इसमें हमेशा का हमेशा रहता ही रहता है। इमरजेंसी है, देश के अंदर किसी भी राज्य में कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाए उस समय इस पैसे को निकाल कर उपयोग में लिया जा सके। इसके पास पूरी की पूरी जो पावर होती है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। तो ध्यान रखिएगा, स्पेशल आर्टिकल 267, आकस्मिक निधि पर पूर्ण नियंत्रण राष्ट्रपति का होगा। एक इमरजेंसी फंड है, संचित निधि में से कुछ हिस्सा निकालकर आकस्मिक निधि में रख दिया जाता है। एक तरह का मैंने आपको कहा घर की तरीके से याद करो तो गुल्लक वाली व्यवस्था। उसके अलावा एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 280, वित्त आयोग का गठन। किसका? वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य और केंद्र के अंदर बजट किस प्रकार से, करों का बंटवारा किस प्रकार से होगा, कौन सा लगाया जाएगा, कौन सा हटाया जाएगा, किसमें किसकी हिस्सेदारी होगी, इकट्ठा कौन करेगा, बांटेगा कौन, बांटेगा जिसके द्वारा इकट्ठा करने की अथॉरिटी किसके पास होगी, ये सारा डिसीजन कहीं ना कहीं वित्त आयोग के द्वारा लिया जाता है। और इस वित्त आयोग का गठन भी कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा सीएजी, कौन सा? सीएजी 148 से 151, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो पूरे देश का अकाउंट देखता है
उस अकाउंट से संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को पेश की जाती है और राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखता है। तो ये कुछ अथॉरिटी हैं वित्त से संबंधित, पैसे से संबंधित, वित्त के मामले से संबंधित भी राष्ट्रपति के पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी आपको देखने को मिलती हैं। तो देखिएगा, आज हमने राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों के बारे में पढ़ा। एक पढ़ी कार्यपालिका शक्ति, दूसरी हमने पढ़ी विधायी शक्ति और तीसरी पढ़ी हमने वित्तीय शक्ति। इसके अलावा जो अगला टॉपिक होगा अगली क्लास में, जिसमें हम आपातकालीन शक्तियां पढ़ेंगे, सैनिक और न्यायिक शक्तियां पढ़ेंगे, सह विवेक की शक्तियां पढ़ेंगे। वो एक टॉपिक और है जिसके अंदर जाकर हम बची हुई शक्तियों के बारे में भी चर्चा करेंगे और तब जाकर ये टॉपिक आपका पूरा होगा। तो आज की क्लास में हमने 3 प्रकार की शक्तियां पढ़ी। मैं फिर बता रहा हूं, एक कार्यपालिका शक्ति, नियुक्तियों को लेकर जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी बताई गई। उसके अलावा विधायी शक्तियां, आर्टिकल 80, 85, 86, 87, 87 और 87 के बाद आपको पता है 108, 108 के बाद 111 और 111 के बाद 123, ये सब सेम पढ़। उसके बाद हमने वित्तीय शक्तियां पढ़ी। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाएगा। बजट राष्ट्रपति के नाम से देश का वित्त मंत्री पेश करता है। अग्रिम अनुदान की जो मांग है वो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश की जाती है। आकस्मिक निधि जो होता है 267 में इमरजेंसी जो फंड होता है वो उस पर नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, जिसमें करों का आदान प्रदान की महत्वपूर्ण चीजें कही जाती है। और कैग की जो रिपोर्ट होती है, जो पूरे देश का अकाउंट ऑडिट करता है, उसकी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति के द्वारा संसद के पटल पर रखी जाती है। तो इस वीडियो को देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी जानकारियां जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। और अगर आपको ये कंटेंट वास्तव में अच्छा लगा हो तो और अच्छे वीडियो के लिए मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करें। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये मैटर या कंटेंट कैसा लग रहा है। आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।